जय हिंद दोस्तों। ज्योग्राफी स्पेशल की इस क्लास में आपका स्वागत है। जय हिंद। आज हम भारत के भौतिक स्वरूपों की एक बहुत ही दिलचस्प पड़ताल करेंगे। बिल्कुल हमारे पास जो स्रोत हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं के नोट्स जैसे हैं, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उनके पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए भारत के भूगोल की इस दुनिया में गोता लगाते हैं। जी। तो भारत को भूवैज्ञानिक संरचना के आधार पर 6 मुख्य भागों में बांटा गया है। हाँ, 6 भाग। और ये वर्गीकरण हमें भारत की जमीन की कहानी बताता है ना? सही कहा। मतलब कैसे कुछ हिस्से करोड़ों साल पुराने और एकदम स्थिर हैं, तो वहीं कुछ हिस्से आज भी बन रहे हैं और भूवैज्ञानिक रूप से बहुत सक्रिय भी हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं सबसे ऊंचे और सबसे नए हिस्से से, महान हिमालय पर्वत श्रृंखला। हाँ, हिमालय। स्रोत बताते हैं कि ये नवीन वलित पर्वत हैं। नवीन या युवा, मतलब एक पहाड़ के लिए इस शब्द का क्या मतलब है? ये कितने युवा हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, भूविज्ञान में युवा का मतलब होता है कुछ करोड़ साल। अच्छा। इनका निर्माण तब शुरू हुआ जब भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराई। और ये टक्कर आज भी जारी है। जी हाँ, और यही वजह है कि हिमालय आज भी ऊंचा उठ रहा है। ये एक अस्थिर क्षेत्र है। तो इसका मतलब भूकंप और भूस्खलन का खतरा यहाँ हमेशा बना रहता है। बिल्कुल। ऊंची चोटियां, गहरी घाटियां और भूकंप का खतरा, ये सब हिमालय के युवा होने के ही लक्षण हैं। चलिए अब इसके विभाजन को देखते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय। हाँ, ट्रांस हिमालय। इसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जैसी श्रेणियां हैं। तो यहाँ से हमारा पहला प्रश्न, काराकोरम रेंज हिमालय के किस हिस्से में है? इसका सीधा सा जवाब है ट्रांस हिमालय। बिल्कुल। ट्रांस हिमालय के बाद आता है हिमाद्री या वृहद हिमालय। हिमाद्री यानी बर्फ का घर। इसकी औसत ऊंचाई ही 6000 मीटर है। 6000 मीटर? जी, इसीलिए ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है और हमारी गंगा, यमुना जैसी 12 मासी नदियां यहीं से निकलती हैं। तो अगला सवाल इसी से जुड़ा है। 12 मासी नदियां मुख्य रूप से कहां से निकलती हैं? इसका उत्तर है हिमाद्री। हिमाद्री के दक्षिण में है हिमाचल या लघु हिमालय। हाँ, ये अपनी खूबसूरत घाटियों और हिल स्टेशंस के लिए मशहूर है, जैसे कश्मीर, कांगड़ा, शिमला। तो एक और सवाल, शिमला किस हिमालयी श्रेणी में स्थित है? ये हिमाचल श्रेणी में है। सही है। और सबसे आखिर में सबसे बाहरी हिस्सा है शिवालिक रेंज। शिवालिक, जो हिमालय की सबसे कम ऊंची श्रेणी है। और कहते हैं कि ये असंगठित अवसादों से बनी है। जी, मतलब ये एक तरह से नदियों द्वारा लाए गए मलबे के ढेर से बनी है। ये बहुत स्थिर नहीं है, इसीलिए यहाँ भूस्खलन बहुत आम है। बिल्कुल। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि शिवालिक श्रेणी किससे बनी है? और इसका जवाब होगा ढीले या असंगठित अवसादों से। सही। और पूर्वोत्तर भारत में जो हिमालय का विस्तार है उसे पूर्वांचल कहते हैं, जिसमें पटकाई, नागा और मिजो पहाड़ियां आती हैं। जी हाँ। ठीक है। तो अब पहाड़ों से उतरकर मैदानों की ओर आते हैं। हाँ, उत्तरी मैदान। इनका निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन 3 बड़ी नदी प्रणालियों ने किया है। बिल्कुल। इन नदियों ने करोड़ों सालों में जो जलोढ़ मिट्टी या गाद लाकर जमा की है, उसी से ये विशाल मैदान बने हैं। और ये भारत का सबसे उपजाऊ और सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इसी को भारत का अन्न का कटोरा भी कहते हैं। हमारी खाद्य सुरक्षा इसी पर निर्भर करती है। इन मैदानों को भी 4 हिस्सों में बांटा गया है, भाबर, तराई, बांगर और खादर। जी, और चारों में बहुत अंतर है। भाबर वो पथरीला इलाका है जहां नदियां पत्थरों के नीचे गायब हो जाती हैं। हाँ, और फिर तराई में वो फिर से सतह पर आ जाती हैं, जिससे एक दलदली क्षेत्र बनता है। और बांगर और खादर, ये पुरानी और नई जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र हैं, है ना? बिल्कुल। बांगर पुरानी जलोढ़ है जो कम उपजाऊ होती है। और खादर नदी के पास वाला इलाका है जहां हर साल बाढ़ आती है। अच्छा। और बाढ़ अपने साथ पोषक तत्वों से भरपूर नई मिट्टी की परत बिछा जाती है। तो इसका मतलब खादर सबसे ज्यादा उपजाऊ हुआ। जी हाँ। तो सवाल ये है कि उत्तरी मैदानों का सबसे उपजाऊ हिस्सा कौन सा है? और जवाब है खादर। बिल्कुल। चलिए अब भारत के सबसे युवा हिस्से से सबसे पुराने हिस्से की ओर चलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। हाँ, ये भारत का सबसे पुराना और सबसे स्थिर भूभाग है। ये प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से बना है, मतलब अरबों साल पुराना, और खनिजों से भरपूर है। इसे 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। नर्मदा नदी के उत्तर में मध्य उच्च भूमि, जिसमें मालवा, बुंदेलखंड और सबसे महत्वपूर्ण
छोटा नागपुर का पठार शामिल है। और छोटा नागपुर पठार किस लिए प्रसिद्ध है, ये हमारा अगला प्रश्न है। ये खनिजों का भंडार है। कोयला, लोहा, बॉक्साइट सब कुछ यहीं मिलता है। सही। और नर्मदा के दक्षिण में है दक्कन का पठार, जो लावा से बना है। और इसके दोनों तरफ हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। जी, और इनमें एक बहुत दिलचस्प अंतर है। क्या? पश्चिमी घाट एक निरंतर और ऊंची दीवार की तरह है, जबकि पूर्वी घाट असंतत हैं, मतलब टूटे फूटे हैं। हाँ, नदियों ने उन्हें कई जगहों से काट दिया है। तो यहां से एक सीधा सवाल बनता है, कौन से घाट निरंतर यानी कंटिन्यूअस हैं? इसका उत्तर है पश्चिमी घाट। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं भारत के शुष्क क्षेत्र थार मरुस्थल की ओर। हाँ, पश्चिमी राजस्थान में यहाँ बारिश 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। और यहाँ रेत के बड़े बड़े टीले मिलते हैं जिन्हें बरखान कहते हैं। जी, इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नदी है लूनी। और लूनी के बारे में एक अजीब बात यह है कि वो समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती। सही कहा, वो कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। तो यही हमारा अगला सवाल है, लूनी नदी कहाँ जाकर गिरती है? ये किसी सागर में नहीं, बल्कि कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं तटीय मैदानों पर। भारत के दोनों ओर समुद्र के किनारे संकरे मैदान हैं। पश्चिमी तटीय मैदान संकरे हैं। जी, और यहाँ की नदियाँ छोटी और तेज बहने वाली हैं, इसलिए वो डेल्टा नहीं बनाती। जबकि पूर्वी तटीय मैदान चौड़े हैं। और महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी बड़ी नदियाँ यहाँ विशाल डेल्टा बनाती हैं। तो सवाल सीधा है, डेल्टा मुख्य रूप से किस तट पर पाए जाते हैं? ये मुख्य रूप से पूर्वी तट पर पाए जाते हैं। शानदार। अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, भारत के द्वीप समूह। हमारे पास 2 मुख्य द्वीप समूह हैं। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो ज्वालामुखी विस्फोट से बने हैं। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप यही है। जी, बिल्कुल। और दूसरी तरफ अरब सागर में है लक्षद्वीप, जिसका निर्माण प्रवाल यानी कोरल से हुआ है। ये छोटे छोटे समुद्री जीवों के कंकाल होते हैं ना? हाँ, तो हमारा अंतिम प्रश्न, लक्षद्वीप द्वीप किस प्रकार के हैं? और इसका जवाब है, ये प्रवाल मूल के हैं। बिल्कुल सही। चलिए, तो अब तक चर्चा किए गए मुख्य तथ्यों को जल्दी से दोहराते हैं। ठीक है। नवीन वलद पर्वत, हिमालय, सबसे पुराना भूभाग, प्रायद्वीपीय पठार, भारत का अन्न का कटोरा, उत्तरी मैदान, निरंतर घाट, पश्चिमी घाट, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, बैरन द्वीप, और सबसे उपजाऊ मिट्टी, खादर। बहुत बढ़िया। ये ध्यान रखना जरूरी है कि परीक्षाओं में अक्सर ऐसे ही सीधे तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। जी, जो मानचित्र और इन एक पंक्ति वाले तथ्यों पर ही आधारित होते हैं। आज हमने भारत की अविश्वसनीय भौगोलिक विविधता की सतह को खंगाला है। हमने देखा कि कैसे करोड़ों वर्षों के भूवैज्ञानिक परिवर्तनों ने उस भूमि को आकार दिया है जिसे आज हम अपना घर कहते हैं। बिल्कुल। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने भारत के स्थिर और अस्थिर भूभागों के बारे में बात की। सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में भूगर्भीय हलचल और जलवायु परिवर्तन, ये दोनों ताकतें मिलकर ये दोनों ताकतें मिलकर इन परिदृश्यों को और कैसे बदल सकती हैं? ये एक बहुत गहरा सवाल है। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं, एक ऐसा सफर जो भारत की कह सकते हैं धमनियों से होकर गुजरेगा। हम बात करने वाले हैं भारत की नदी प्रणालियों की, यानी रिवर सिस्टम्स की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए नोट्स जैसे हैं। बिल्कुल। मतलब तथ्यों और आंकड़ों से भरे हुए। तो हमारा काम है इन तथ्यों के पीछे की कहानी को समझना। सही। और अगर हम इनके पीछे का पैटर्न समझ लें तो ये तथ्य अपने आप याद रह जाएंगे। तो आज हम हिमालय की ऊंची चोटियों से शुरू करेंगे, जहां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियां जन्म लेती हैं। और फिर उनके साथ बहते हुए हम दक्षिण के पठार तक पहुंचेंगे। लेकिन इस सफर को शुरू करने से पहले कुछ बहुत ही बुनियादी बातें, जैसे ये दाएं किनारे और बाएं किनारे की सहायक नदियां क्या होती हैं? हाँ, ये अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। बहुत। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि आप नदी के साथ साथ उसी की दिशा में चल रहे हैं। ठीक है। तो आपके दाहिने हाथ की तरफ से जो भी नदी आकर मिलेगी वो हुई दाएं किनारे की सहायक नदी, और जो बाएं हाथ की तरफ से वो बाएं किनारे की। बस इतना ही आसान है। बढ़िया। और एक और जरूरी फर्क है ना, हिमालय की नदियों और दक्षिण भारत की नदियों में। हाँ, और ये सबसे बुनियादी फर्क है। हिमालय की नदियां ग्लेशियर से निकलती हैं, मतलब बर्फ के पिघलने से। तो उनमें साल भर पानी रहता है। बिल्कुल, उन्हें हम बारहमासी या पेरेनियल कहते हैं। और दक्षिण की नदियां? वो ज्यादातर बारिश पर निर्भर है,
मॉनसून में उफान पर और गर्मी में कभी-कभी बस एक पतली धार, इसलिए उन्हें मौसमी कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारा नक्शा तैयार है। चलिए सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंधु नदी प्रणाली। सिंधु, जिसके पुराने नाम इंडस पर ही इंडिया नाम पड़ा, ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है और भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। हाँ, एक बहुत ही सुंदर ऊंचे पहाड़ी इलाके से, और फिर पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां, इनको याद रखने का कोई आसान तरीका है? देखिए, इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, वो बाएं किनारे से मिलती हैं। ये वही 5 नदियां हैं जिनके नाम पर पंजाब का नाम पड़ा। 5 नदियों की भूमि। जी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इन्हें याद रखने के लिए कोड भी है शायद, JCRBS। हाँ, JCRBS, उत्तर से दक्षिण के क्रम में। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये तो आसान है। और दाएं किनारे से? दाएं किनारे से भी श्योक, गिलगिट जैसी नदियां हैं, पर मुख्य प्रणाली इन्हीं 5 से बनती है। जैसा कि हमारे स्रोतों में एक पुराना सवाल भी है कि सतलज और ब्यास किसकी सहायक नदियां हैं? तो जवाब है सिंधु। बिल्कुल। ठीक है, तो सिंधु से अब हम थोड़ा पूर्व की ओर चलते हैं, उस नदी की ओर जिसे भारत की जीवन रेखा कहा जाता है, गंगा। गंगा, ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये तो भारत की पहचान है। इसका सफर शुरू होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। पर वहां इसे गंगा नहीं कहते हैं ना? नहीं, असल में वहां इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में जब अलकनंदा इसमें मिलती है, तब इसका नाम गंगा पड़ता है। अच्छा, और ये भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसकी सबसे बड़ी खासियत है वो विशाल और उपजाऊ मैदान जो ये और इसकी सहायक नदियां मिलकर बनाती हैं। मतलब उत्तर भारत का मैदान? हाँ, आप सोचिए, देश की 40% से ज्यादा आबादी इसी मैदान में रहती है। वाह! ये मैदान इन्हीं नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी, जिसे जलोढ़ मिट्टी या अलूवियम कहते हैं, से बने हैं। तो ये नदियां सिर्फ पानी नहीं बल्कि समृद्धि भी बहाकर लाती हैं। बिल्कुल। इसकी सहायक नदियों का जाल तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। अगर हम बाएं किनारे से देखें तो रामगंगा, घाघरा, गंडक और कोसी जैसी नदियां हैं। एक मिनट, कोसी, ये नाम सुनते ही बिहार का शोक याद आता है। स्रोतों में भी इसका जिक्र है, पर इसे ऐसा क्यों कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कोसी नदी हिमालय से अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट यानी गाद लेकर आती है। जब वो मैदान में पहुंचती है तो उसकी गति धीमी हो जाती है और वो उस गाद को अपने ही रास्ते में जमा करने लगती है। तो उसका रास्ता रुक जाता है। सही। और फिर नदी को मजबूरन अपना रास्ता बदलना पड़ता है। हर साल थोड़ा बहुत रास्ता बदलने से बिहार में भयानक बाढ़ आती है। इसी वजह से इसे शोक कहते हैं। अच्छा, तो ये इसकी विनाशकारी शक्ति की वजह से है। और गंगा में दाएं किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण नदी है यमुना। इसके अलावा सोन और टोन्स भी हैं, पर यमुना तो अपने आप में ही एक पूरी नदी प्रणाली है। तो क्या ये कहना सही होगा कि गंगा प्रणाली असल में 2 बड़ी प्रणालियों का संगम है? बिल्कुल सही। आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि यमुना गंगा के समानांतर बहती एक और महान नदी है जो आखिरकार प्रयागराज में आके गंगा से मिल जाती है। और यमुना की भी अपनी सहायक नदियां हैं। हाँ, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। चंबल, बेतवा, केन, ये सब मध्य भारत के पठार से निकलकर यमुना में मिलती हैं। तो ये तो एक विशाल पेड़ की तरह हो गया। बिल्कुल, एक मुख्य तना, उससे निकलती बड़ी शाखाएं और फिर उन शाखाओं से निकलती छोटी छोटी टहनियां। वाह! तो सिंधु से गंगा। अब और पूर्व में चलें तो हमारी मुलाकात होती है ब्रह्मपुत्र से, एक ऐसी नदी जिसके कई नाम हैं। ब्रह्मपुत्र वाकई में एक अनोखी नदी है। इसका जन्म भी तिब्बत में मानसरोवर के पास ही होता है। सिंधु के पास ही? हाँ, ज्यादा दूर नहीं। लेकिन ये सिंधु के ठीक विपरीत पूर्व की ओर बहना शुरू करती है। एक बात जो मुझे हमेशा हैरान करती है वो है इसके नाम। तिब्बत में सांगपो, भारत में घुसते ही दिहांग, फिर ब्रह्मपुत्र। ऐसा क्यों? ये दिखाता है कि नदी सिर्फ पानी नहीं, संस्कृति का भी प्रवाह है। तिब्बत में जहाँ ये एक शांत ठंडे रेगिस्तान से गुजरती है, इसका नाम है सांगपो, जिसका मतलब है शोधक या प्यूरिफायर। अच्छा। फिर जब ये हिमालय को काट कर भारत में प्रवेश करती है तो अरुणाचल के लोग इसे दिहांग कहते हैं, और जब ये असम के चौड़े मैदानों में उतरकर विशाल हो जाती है तब इसे ब्रह्मपुत्र यानी ब्रह्मा का पुत्र कहा जाता है। मतलब हर इलाका उसे अपनी पहचान दे देता है। बिल्कुल।
इसके मुख्य सहायक नदियां दिबांग और लोहित हैं बाएं किनारे से, और सुबनसिरी और मानस दाएं किनारे से। तो ये तो हुई हिमालय की नदियां। अब अगर हम दक्षिण की तरफ चलें तो वहां की कहानी बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। अब हम उन नदियों की बात करेंगे जो पूरी तरह मॉनसून पर निर्भर हैं। इन्हें हम दो बड़े समूहों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक वो जो पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और दूसरी वो जो पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में। चलिए पहले पूर्व की ओर बहने वाली नदियों को देखते हैं। इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? इनमें सबसे प्रमुख है गोदावरी। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं, है ना? हाँ, इसकी लंबाई और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा का दर्जा दिया गया है। ये महाराष्ट्र में नासिक के पास से निकलती है। गोदावरी के बाद आती है कृष्णा नदी, जो महाबलेश्वर से निकलती है। भीमा और तुंगभद्रा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। फिर कावेरी भी है, जिसे दक्षिण में बहुत पवित्र मानते हैं। जी, कावेरी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, और इसका नाम अक्सर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच पानी के बंटवारे को लेकर खबरों में रहता है। हाँ, सही कहा। और एक और नाम है महानदी, जो छत्तीसगढ़ से निकलती है और जिस पर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध बना है। तो गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब उन नदियों की बात करते हैं जो उल्टी दिशा में बहती हैं, पश्चिम की ओर। नर्मदा और तापी। यहाँ एक सवाल उठता है, जब दक्षिण का ज्यादातर पठार पूर्व की ओर झुका है तो ये नदियां पश्चिम की ओर क्यों बहती हैं? ये भूगोल का एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। इसका कारण ये है कि नर्मदा एक भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली में बहती है। भ्रंश घाटी ये क्या होती है? आप इसे ऐसे समझिए कि जमीन का एक हिस्सा नीचे धंस गया और उसके दोनों तरफ की जमीन ऊपर उठ गई। एक दरार जैसी बन गई। बिल्कुल, एक लंबी गहरी दरार जैसी घाटी। नर्मदा को बहने के लिए यही रास्ता मिल गया, जिसका ढलान पश्चिम की ओर है। अच्छा, तो इसे एक बना बनाया हाईवे मिल गया है जो पश्चिम की ओर जाता है। हाँ, कह सकते हैं। ये विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच बहती है। इसका उद्गम अमरकंटक से होता है। और तापी भी सतपुड़ा के दक्षिण से निकलकर इसके समानांतर ही बहती है और अरब सागर में मिल जाती है। यहाँ एक और बात आती है। स्रोतों में लिखा है कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं और पश्चिम वाली एस्चुरी। इनमें क्या फर्क है? ये बहुत अच्छा सवाल है। आप इसे ऐसे सोचिए, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जैसे गंगा या गोदावरी हजारों किलोमीटर का लंबा सफर तय करती हैं। जब वे समुद्र के पास पहुंचती हैं तो उनकी रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है, जैसे कोई मैराथन धावक थक गया हो। बिल्कुल सही उपमा है। और वो अपने साथ लाई सारी मिट्टी और गाद को वहीं समुद्र के मुहाने पर जमा कर देती हैं। इससे एक त्रिभुज जैसा उपजाऊ इलाका बन जाता है। यही डेल्टा है। ठीक है, तो डेल्टा मतलब नदी का फैला हुआ उपजाऊ मुहाना। और एस्चुअरी? इसके ठीक उलट, नर्मदा जैसी नदियां एक संकरी घाटी से तेज रफ्तार से बहती हैं। वे एक स्प्रिंटर की तरह हैं जो पूरी रफ्तार से फिनिश लाइन पार करता है। सही। उनके पास अपनी मिट्टी जमा करने का न तो समय होता है न जगह। वे सीधे समुद्र में जा मिलती हैं और एक गहरा मुहाना बनाती हैं जहां नदी का मीठा पानी और समुद्र का खारा पानी मिलता है। इसी को एस्चुएरी कहते हैं। वाह, ये तो बहुत साफ हो गया। डेल्टा यानी धीमांत और एस्चुएरी मतलब तेज संगम। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। चलिए जल्दी से मुख्य बातों को दोहराते हैं। जरूर। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। बिहार का शोक कोसी। और भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी नर्मदा। बहुत बढ़िया। तो आज हमने देखा कि ये नदियां सिर्फ लकीरें नहीं हैं, ये भारत के भूगोल को, यहाँ की मिट्टी को और यहाँ के लोगों की जिंदगी को आकार देती हैं। और इस पर सोचने वाली बात यह है कि ये नदियां सिर्फ भूगोल या इतिहास का हिस्सा नहीं है, ये हमारे वर्तमान और भविष्य की भी जीवन रेखाएं हैं। आज जब हम जलवायु परिवर्तन और जल संकट की बात करते तो इन नदियों का स्वास्थ्य ही हमारे देश के स्वास्थ्य का पैमाना बन जाता है। ये सोचने वाली बात है कि जिन नदियों ने सदियों से हमारी सभ्यताओं को पाला है, क्या हम आज उनकी देखभाल कर पा रहे हैं? एक बहुत ही जरूरी सवाल। इसी विचार के साथ जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, आज हम भारत के मौसम के दिल में उतरेंगे, यानी भारतीय मानसून। ये सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं है, ये भारत की धड़कन है। ये कैसे काम करता है, क्यों कभी ये अमृत बरसाता है और कभी सूखे की वजह बन जाता है। हमारे पास जलवायु भूगोल पर कुछ बहुत दिलचस्प नोट्स हैं और आज हम इन्हीं की गहराई में जाएंगे, परत दर परत।
तो आज की इस चर्चा का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि जलवायु का असल मतलब क्या है और भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्यों कहते हैं। इसके बाद हम उस विशाल इंजन को देखेंगे जो मानसून को चलाता है। फिर हम आसमान की तेज रफ्तार नदियों यानी जेट स्ट्रीम्स की दिलचस्प भूमिका पर बात करेंगे। हम भारत के 4 प्रमुख मौसमों की यात्रा करेंगे: सर्दी, गर्मी, मानसून और लौटता हुआ मानसून। फिर मानसून की 2 शक्तिशाली शाखाओं को ट्रैक करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे पूरे देश में बारिश फैलाती हैं। और फिर वैश्विक घटनाओं एल नीनो और ला नीना का हमारे मानसून पर असर समझेंगे। अंत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर भी एक नजर डालेंगे। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। शुरुआत सबसे बुनियादी चीज से करते हैं। हम अक्सर मौसम और जलवायु इन 2 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इनमें फर्क क्या है और जब हम भारत की जलवायु की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है? ये एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है। देखिए, मौसम तो मतलब आज का हाल है। आज धूप है, आज बादल हैं, ये बहुत शॉर्ट टर्म है। लेकिन जलवायु किसी जगह की लॉन्ग टर्म पर्सनालिटी है। आप समझिए कि लगभग 30-40 साल के मौसम का औसत। और भारत की जो पर्सनालिटी है वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। उष्णकटिबंधीय क्योंकि हम कर्क रेखा के पास हैं, और मानसूनी इसका मतलब हवाओं का वो उलटना जिसके बारे में हमने स्कूल में पढ़ा था। बिल्कुल। इसकी सबसे खास बात यही है कि मौसम के साथ हवाओं की दिशा पूरी तरह पलट जाती है। गर्मियों में नम हवाएं समुद्र से जमीन की ओर और सर्दियों में सूखी हवाएं जमीन से समुद्र की ओर। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये पूरे उपमहाद्वीप के मौसम का एक तरह से स्विच ओवर है। अच्छा, तो यहाँ से बात असल में दिलचस्प हो जाती है। ये जो इतना बड़ा उलटफेर है, ये होता क्यों है? मतलब कोई एक बड़ा सा स्विच है क्या जिसे प्रकृति ऑन ऑफ करती है? उत्तर पश्चिम का इलाका एक तवे की तरह तेजी से गर्म हो जाता है, जबकि समंदर को गर्म होने में ज्यादा वक्त लगता है। एकदम सही। समुद्र एक विशालकाय पतीले की तरह है जो धीरे धीरे गर्म होता है। अब जब जमीन भयंकर गर्म होती है तो उसके ऊपर की हवा भी गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। इससे वहां हवा का दबाव बहुत कम हो जाता है, मतलब एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है। तो ये उत्तर भारत में बना लो प्रेशर एरिया एक विशाल वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। बिल्कुल सही शब्द। ये एक प्राकृतिक वैक्यूम क्लीनर है जो हिंद महासागर के ऊपर मौजूद ठंडी, नमी से भरी, हाई प्रेशर वाली हवाओं को अपनी ओर पूरी ताकत से खींचता है। और जब ये हवाएं हजारों किलोमीटर का सफर तय करके भारत पहुंचती हैं, तो बस यही दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाता है। आपने जेट स्ट्रीम का जिक्र किया था। ये तो वायुमंडल में बहुत ऊंचाई पर बहने वाली तेज हवाएं होती हैं। हाँ। ये किसी हवाई हाईवे की तरह। बिल्कुल। ये जमीन पर हमारे मौसम को कैसे प्रभावित कर सकती है? ये वायुमंडल की सुपर हाईवे ही है और इनका असर बहुत गहरा होता है। भारत के मौसम की कहानी में 2 जेट स्ट्रीम्स बहुत अहम किरदार निभाते हैं। पहली है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। सर्दियों में ये हिमालय के दक्षिण में खिसक आती है। और ये अपने साथ कुछ लाती है? हाँ, ये अपने साथ भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी से नमी लेकर आती है। इसी को हम पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में सर्दियों में जो हल्की फुल्की बारिश होती है ना, वो इसी जेट स्ट्रीम की देन है। एक मिनट, ये तो कमाल है। मतलब जो गेहूं की रोटी हम सर्दियों में खाते हैं, उसकी कहानी सिर्फ पंजाब के खेतों में नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर भूमध्य सागर में शुरू होती है। क्या बेहतरीन कनेक्शन बनाया है। बिल्कुल यही होता है। बिना इस पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत का पूरा कृषि कैलेंडर ही बदल जाएगा। ये रबी की फसलों के लिए अमृत है। अब आती है दूसरी जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। ये गर्मियों में विकसित होती है और ये वेस्टर्ली जेट के ठीक उल्टी दिशा में चलती है। जी, जैसे ही गर्मियां बढ़ती हैं, वेस्टर्ली जेट कमजोर पड़कर हिमालय के उत्तर में खिसक जाती है। उसके जाते ही ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट के लिए जगह बन जाती है। ये जेट स्ट्रीम दक्षिण पश्चिम मानसून को भारत की ओर धकेलने में मदद करती है और माना जाता है कि जून की शुरुआत में जो मानसून प्रस्फोट होता है, जिसमें अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है, उसके पीछे इसी का हाथ है। तो एक जेट स्ट्रीम सर्दियों की बारिश लाती है और दूसरी गर्मियों के मानसून को ताकत देती है। इसका मतलब ये हुआ कि इन सब कारकों से भारत में एक सालाना लय, एक रिदम तैयार होती है 4 बिल्कुल अलग मौसमों के। बिल्कुल। पहला है शीत ऋतु, दिसंबर से फरवरी तक।
आसमान साफ, मौसम ठंडा और खुशनुमा। और जैसा हमने अभी बात की, इस मौसम की खास घटना है पश्चिमी विक्षोभ। और फिर मार्च आते आते सब कुछ बदलने लगता है। हाँ, फिर आती है ग्रीष्म ऋतु। मार्च से मई तक तापमान तेजी से बढ़ता है और उत्तर पश्चिम भारत में वो लो प्रेशर का वैक्यूम क्लीनर बनना शुरू हो जाता है। इस मौसम की पहचान है लू। उत्तर भारत में चलने वाली वो झुलसा देने वाली गर्म और सूखी हवाएं। और इसी समय पूर्वी भारत में, खासकर पश्चिम बंगाल में, गरज के साथ जो तूफानी बारिश होती है उसे काल बैसाखी कहते हैं ना? जी, क्योंकि ये बैसाख के महीने में काल बनकर आती है और कभी-कभी काफी विनाशकारी भी होती है। और फिर वो लम्हा आता है जिसका पूरे देश को इंतजार रहता है, मॉनसून का आगमन। हाँ, जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मॉनसून, ये भारत की मुख्य वर्षा ऋतु है। देश की लगभग, आप मानिए, 75% बारिश इसी मौसम में होती है। ये सिर्फ मौसम नहीं है, ये भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है, हमारी कृषि की जीवन रेखा है। और साल का अंत होता है इन हवाओं की घर वापसी से। सही कहा, मॉनसून की वापसी या उत्तर पूर्वी मानसून, जो अक्टूबर-नवंबर में होता है। अब हवा की दिशा पलट जाती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ये हवाएं जब बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं तो वहां से ढेर सारी नमी उठा लेती हैं और सीधा जाकर तमिलनाडु के तट से टकराती हैं। इसीलिए तमिलनाडु को अपनी ज्यादातर बारिश इसी लौटते हुए मॉनसून से मिलती है। हमारे नोट्स में मानसून की 2 शाखाओं के बारे में भी बताया गया है। जब मानसून भारत में आता है तो ये बढ़ जाता है। ये कैसे होता है? ये भारत की भौगोलिक बनावट का कमाल है। जब मानसूनी हवाएं भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिणी नोक पर पहुंचती हैं तो भारत के त्रिभुजाकार आकार की वजह से वे 2 धाराओं में बंट जाती हैं, एक अरब सागर शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी शाखा। और जाहिर है इन दोनों का रास्ता और असर भी अलग अलग होता होगा। बिल्कुल, अरब सागर शाखा ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती है। ये सीधे जाकर पश्चिमी घाट की ऊंची पहाड़ियों से टकराती है। अब ये पहाड़ एक दीवार की तरह खड़े हैं, तो हवा को मजबूरन ऊपर उठना पड़ता है। वो ठंडी होती है और अपनी सारी नमी वहीं बरसा देती है। इसी वजह से मुंबई, गोवा, केरल के तटीय इलाकों में भयंकर बारिश होती है। लेकिन उन पहाड़ों की दूसरी तरफ क्या होता है? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। जैसे ही ये हवाएं घाट को पार करके दूसरी तरफ, मतलब दक्कन के पठार पर उतरती हैं, वे अपनी सारी नमी खो चुकी होती हैं। इसलिए ये पूरा इलाका वृष्टि छाया क्षेत्र यानी रेन शैडो रीजन बन जाता है। पुणे, जो मुंबई से ज्यादा दूर नहीं है, इसी वजह से बहुत कम बारिश पाता है। अच्छा, तो एक तरफ बाढ़ जैसे हालात और कुछ ही किलोमीटर दूर सूखे जैसी स्थिति। जी, सब उन पहाड़ों का खेल है। और जो बंगाल की खाड़ी शाखा है वो उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। इसकी सबसे शक्तिशाली धारा सीधे मेघालय की गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों से जाकर टकराती है। इन पहाड़ियों की बनावट एक कीप, मतलब फनल जैसी है। ये नमी वाली हवाओं को अपने अंदर फंसा लेती है। नतीजा, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश। इसीलिए मेघालय का मासिनराम धरती का सबसे नम स्थान है। ये वितरण वाकई में बहुत असमान है। एक तरफ मासिनराम और दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान और लद्दाख। क्योंकि वहां तक पहुंचते पहुंचते हवाएं अपनी सारी नमी खो चुकी होती हैं। भारत में सबसे कम बारिश लेह में दर्ज की जाती है। अब जरा वैश्विक तस्वीर पर आते हैं। हम अक्सर एल नीनो और ला नीना के बारे में सुनते हैं। ये तो प्रशांत महासागर में होता है, जो भारत से बहुत दूर है। तो वहां पानी के गर्म या ठंडा होने से हमारे मानसून पर क्या फर्क पड़ता है? ये शानदार सवाल है। इसे टेलीकनेक्शन कहते हैं। ये ऐसा है जैसे आप तालाब के एक कोने में पत्थर फेंकें और लहरें दूसरे कोने तक पहुंच जाएं। एल नीनो के दौरान पूर्वी प्रशांत महासागर यानी दक्षिण अमेरिका के तट के पास समुद्र की सतह का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। और इस गर्मी का असर हमारे मॉनसून पर कैसे पड़ता है? ये गर्मी वहां के वायुमंडलीय सर्कुलेशन को बिगाड़ देती है। इसका सीधा असर ये होता है कि ये भारतीय मॉनसून के उस इंजन को, उस वैक्यूम क्लीनर को कमजोर कर देता है। नतीजा होता है भारत में बारिश में कमी और सूखे की बढ़ती आशंका। तो एल नीनो हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो क्या ला नीना इसका उल्टा और हमारे लिए अच्छा है? बिल्कुल, ला नीना एल नीनो के ठीक विपरीत है। इसमें पूर्वी प्रशांत महासागर की सतह का पानी सामान्य से ज्यादा ठंडा हो जाता है। ये भारतीय मॉनसून के लिए एक बूस्टर की तरह काम करता है।
यह हमारे मॉनसून सिस्टम को और मजबूत करता है, जिससे सामान्य से अधिक वर्षा होती है। हालांकि कभी-कभी इसकी वजह से कुछ इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाता है। और अंत में चक्रवातों पर आते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये कब और कहाँ सबसे ज्यादा कहर बरपाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी में बनते हैं। इनके बनने के लिए 2 समय सबसे अनुकूल होते हैं। एक, मानसून आने से ठीक पहले यानी अप्रैल मई में, और दूसरा मानसून के जाने के बाद अक्टूबर नवंबर में। मानसून के दौरान क्यों नहीं? तब तो समुद्र में सबसे ज्यादा हलचल होती होगी। बहुत अच्छा सवाल है। मानसून के दौरान ऊपरी वायुमंडल में हवाएं बहुत तेजी से चलती हैं, जो चक्रवात के वर्टिकल स्ट्रक्चर को बनने ही नहीं देती, उसे बिखेर देती हैं। लेकिन मानसून से पहले और बाद में ये स्थितियां शांत होती हैं, जो चक्रवात को अपनी पूरी ताकत में आने का मौका देती हैं। ये भारत के पूर्वी तट, खासकर ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो हमने एक लंबा सफर तय किया, जमीन और पानी के गर्म होने से बने उस विशाल इंजन से लेकर आसमान की सुपर हाईवे यानी जेट स्ट्रीम्स तक। चलिए एक नजर डालते हैं उन मुख्य बातों पर जो हमें याद रखनी चाहिए। जरूर, तेजी से दोहराते हैं। भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। मुख्य वर्षा ऋतु है दक्षिण पश्चिम मानसूनी। सर्दियों में उत्तर भारत में बारिश का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। तमिलनाडु में बारिश का मुख्य स्रोत है उत्तर पूर्वी मानसून। लू है गर्मियों में चलने वाली गर्म और सूखी हवा। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिनराम, मेघालय। और एल नीनो का मतलब है कमजोर मानसून। इस पूरी चर्चा से एक बड़ा सवाल उभरता है, जो सीधे हमारे भविष्य से जुड़ा है। हाँ, हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक मौसम प्रणालियों को बदल रहा है, और हम देख रहे हैं कि मौसम की चरम घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में ये सोचना बहुत जरूरी है कि मानसून के ये सदियों पुराने पैटर्न कैसे बदल सकते हैं। क्या इसके आने जाने का समय और अनिश्चित हो जाएगा? और इन बदलावों का भारत की कृषि, हमारी जल सुरक्षा और करोड़ों लोगों के जीवन पर क्या असर होगा? ये वो सवाल हैं जो आने वाले दशकों में हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है। इस विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों। आज हम एक बहुत ही जमीनी विषय पर बात करने वाले हैं। सचमुच में हमारे सामने भारत की मिट्टी पर कुछ बेहतरीन नोट्स और रिसर्च है जी। तो आज का हमारा मिशन है भारत के अलग अलग मिट्टी के प्रकारों को समझना। ये मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारी कृषि, हमारी अर्थव्यवस्था और मैं कहूँगा हमारी संस्कृति की नींव है। आज हम एक सफर पर निकलेंगे, उत्तर के मैदानों से लेकर दक्षिण के पठार तक, और देखेंगे कि जमीन का हर टुकड़ा अपनी अलग कहानी कैसे कहता है। बिल्कुल। और आज की चर्चा में हम इन स्रोतों के आधार पर भारत की जो 6 प्रमुख मिट्टियां हैं उनकी दुनिया में उतरेंगे। हम जानेंगे कि वो कैसे बनती हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, और सबसे दिलचस्प कि उनमें कौन सी फसलें सबसे अच्छी उगती हैं। हाँ, और कैसे इन मिट्टियों ने न सिर्फ हमारी थाली को बल्कि हमारे इतिहास और भूगोल को भी शक्ल दी है। तो आज हम इन विषयों पर एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल, फिर काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, उसके बाद लाल मिट्टी, रेड सॉइल, फिर आएगी लेटराइट मिट्टी, और फिर मरुस्थलीय, और अंत में पर्वतीय मिट्टी। जी। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। आइए इसे खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मिट्टी असल में है क्या। ज्यादातर लोगों के लिए तो ये बस धूल है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। लेकिन स्रोत के अनुसार मिट्टी को पृथ्वी की सबसे ऊपरी जीवित परत समझना चाहिए। ये कोई मृत चीज नहीं है। जीवित परत, ये तो बहुत दिलचस्प है। जी, ये चट्टानों के हजारों लाखों साल तक टूटने फूटने से बनती है, जिसे वेदरिंग कहते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो पौधों को पोषण देता है, पानी देता है, सहारा देता है। और इसके बनने के पीछे कई कारण होते हैं। हमारे स्रोत में 5 मुख्य कारक बताए गए हैं। मूल चट्टान, हाँ, मतलब पेरेंट रॉक, फिर जलवायु, धरातल, समय, और 5वां वनस्पति। करते तो सभी हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इन 5 में से 2 कारक सुपरस्टार हैं, जलवायु और मूल चट्टान। अच्छा। किसी भी जगह की मिट्टी कैसी होगी, उसका रंग, उसकी बनावट, ये मुख्य रूप से इन्हीं 2 बातों पर निर्भर करता है। ये एक तरह से मिट्टी का डीएनए तय करते हैं। तो चलिए इसी जानकारी के साथ भारत के दिल से शुरू करते हैं, जलोढ़ मिट्टी।
इसे भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कहा जाता है। आखिर ऐसी क्या खास बात है इसमें? इसकी खास बात इसकी उदारता में है। ये बनती है नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से। सेडिमेंट्स। जी, सेडिमेंट्स। सोचिए, हिमालय से जो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां निकल रही हैं, वो हजारों सालों से पहाड़ों को काटकर जो बारीक गाद ला रही हैं, उसे मैदानों में बिछाती जा रही हैं। बिल्कुल। ये एक तरह से प्रकृति का दिया हुआ मुफ्त का खाद है। और पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें पोटैश और चूना भरपूर होता है, लेकिन हाँ, नाइट्रोजन की थोड़ी कमी होती है। तो मतलब इसी मिट्टी की वजह से उत्तर भारत को भारत का अन्न भंडार कहते हैं? बिल्कुल। चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, ये सारी फसलें जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, वो इसी मिट्टी की देन है। और सिर्फ खेती ही नहीं, शायद सभ्यताएं भी। सही कहा। आप देखिए, सिंधु घाटी हो या गंगा के किनारे बसे साम्राज्य, सब इन्हीं उपजाऊ मैदानों में फले फूले। जहां उपजाऊ मिट्टी, वहीं बस्तियां बसती हैं। इसमें एक बात मैंने पढ़ी थी, बांगर और खादर, ये क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बांगर असल में पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। ये उन क्षेत्रों में मिलती है जहां अब नदी की बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। अच्छा, थोड़ी ऊंची जमीन पर। हाँ, वहीं खादर नई जलोढ़ मिट्टी है। ये नदी के पास के निचले इलाकों में मिलती है, जहां हर साल बाढ़ के साथ मिट्टी की एक ताजा परत बिछ जाती है। तो इसका मतलब खादर ज्यादा उपजाऊ हुई? कहीं ज्यादा। अगर जलोढ़ मिट्टी के बारे में एक बात याद रखनी हो तो ये है कि खादर हमेशा बांगर से बेहतर है। कमाल है। चलिए, अब इन उपजाऊ मैदानों से थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं, दक्कन के पठार पर। सुना है वहां जमीन का रंग ही बदल जाता है। बिल्कुल। जैसे ही हम दक्कन के पठार में घुसते हैं, हमें गहरे काले रंग की मिट्टी मिलती है। इसे काली मिट्टी या रेगुर भी कहते हैं। और इसका ये काला रंग क्यों होता है? इसका गहरा काला रंग इसके बनने की प्रक्रिया से जुड़ा है। लाखों साल पहले इस क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे। लावा से? जी। उसी लावे के ठंडे होकर जमने से बेसाल्ट चट्टानें बनी और उन्हीं चट्टानों के टूटने से ये मिट्टी बनी है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान तो कपास से है। इसे कपास की मिट्टी भी कहते हैं ना? हाँ, और वो इसकी एक अद्भुत क्षमता के कारण। ये मिट्टी पानी को स्पंज की तरह सोख लेती है और फिर बहुत धीरे धीरे छोड़ती है। अच्छा, एक तरह की सेल्फ चार्जिंग बैटरी जैसी? क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। बारिश में चार्ज हो जाती है और फिर सूखे के महीनों में धीरे धीरे फसल को पानी देती रहती है। कपास को यही चाहिए होता। लेकिन एक मिनट, गर्मी में तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। मुझे लगा था वो तो फसल के लिए नुकसानदेह होता है। नहीं नहीं, यही तो इसका कमाल है। काली मिट्टी के मामले में ये दरारें एक वरदान है। वो कैसे? जब गर्मी में ये सूखती है तो इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। इन दरारों से हवा मिट्टी में बहुत गहराई तक पहुंचती है, उसे ऑक्सीजन मिलती है। इसे सेल्फ प्लोइंग या स्वतः जुताई भी कहते हैं। अरे वाह, मतलब प्रकृति खुद ही जुताई कर रही है। बिल्कुल। इसीलिए किसान पहली बारिश से पहले ही इसकी जुताई कर लेते हैं, क्योंकि बारिश के बाद ये चिपचिपी हो जाती है। तो इस मिट्टी ने तो पूरे पश्चिम भारत की अर्थव्यवस्था को शेकाल दी होगी। टेक्सटाइल मिलें, मुंबई का बंदरगाह। निश्चित रूप से। इन सब की नींव में कहीं ना कहीं ये काली मिट्टी ही है। चलिए, अब काले रंग से लाल रंग की तरफ चलते हैं। भारत के कई हिस्सों में, खासकर दक्षिण और पूर्व में, लाल मिट्टी मिलती है। इसका नाम ही इसकी पहचान है। पर ये लाल क्यों है? इसका लाल रंग है इसमें मौजूद आयरन ऑक्साइड के कारण। मतलब? जंग। हाँ, आप आम भाषा में जंग ही समझ लीजिए। जब पुरानी चट्टानों में मौजूद लोहे का ऑक्सीकरण होता है तो मिट्टी को ये लाल रंग मिलता है। और क्या ये जलोढ़ या काली मिट्टी जितनी उपजाऊ होती है? नहीं, उतनी तो नहीं। और इसकी पानी सोखने की क्षमता भी कम होती है। ये जल्दी सूख जाती है। तो अगर ये कम उपजाऊ है और पानी भी नहीं रोकती तो किसान इसमें क्या उगाते हैं? ये तो एक चुनौती हुई। बिल्कुल एक चुनौती है। और यही किसान का अनुभव काम आता है। वो इसमें ऐसी फसलें उगाते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। जैसे कि? मोटे अनाज। सही पकड़ा आपने। बाजरा, रागी और इसके अलावा दालें और मूंगफली भी इसमें अच्छी होती हैं। थोड़ी बहुत सिंचाई और खाद की मदद से इसमें भी अच्छी पैदावार ली जा सकती है। ठीक है, अब एक ऐसी मिट्टी पर आते हैं जिसका नाम थोड़ा अलग है, लैटेराइट मिट्टी। ये कहाँ मिलती है? लैटेराइट मिट्टी की कहानी वो मौसम की मार की कहानी है। ये उन जगहों पर बनती है जहां बहुत ज्यादा बारिश और बहुत ज्यादा तापमान होता है। होता यह है कि मूसलाधार बारिश की वजह से मिट्टी के ऊपरी पोषक तत्व बहकर जमीन में बहुत नीचे चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को लीचिंग कहते हैं।
मतलब मिट्टी धुल जाती है एक तरह से। हाँ, और जो बचता है वो है आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड। इसीलिए ये बहुत कम उपजाऊ होती है। अगर पोषक तत्व ही बह गए तो क्या ये मिट्टी किसी काम की नहीं है? सीधे तौर पर खेती के लिए नहीं, लेकिन इसकी एक खास खूबी है। इसका नाम लैटिन शब्द लेटर से बना है, जिसका मतलब होता है ईंट। ईंट? जी, क्योंकि सूखने पर ये पत्थर जैसी सख्त हो जाती है। घर बनाने के लिए ये एक पारंपरिक मटेरियल है। और जहां तक खेती की बात है, हाँ, सही मात्रा में खाद का इस्तेमाल करके इसे बागानी फसलों के लिए स्वर्ग बनाया जा सकता है। बागानी फसलें? हाँ, जैसे कि चाय, कॉफी। चाय, कॉफी और काजू। हाँ, आप देखिए, भारत के जो सबसे प्रसिद्ध चाय और कॉफी के बागान हैं वो ज्यादातर इसी लेटराइट मिट्टी पर हैं। दिलचस्प है। चलिए, अब उस मिट्टी की बात करते हैं जो इसके ठीक उलट पर्यावरण में बनती है, यानी मरुस्थलीय मिट्टी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, रेगिस्तानी मिट्टी। इसकी बनावट रेतीली और झरझरी होती है, मतलब पानी इसमें रुकता ही नहीं। और ह्यूमस यानी जैविक पदार्थ? वो तो न के बराबर होता है। और एक बड़ी समस्या है खारापन। तेज गर्मी में वाष्पीकरण से जमीन के नीचे का नमक ऊपर सतह पर आ जाता है। तो क्या ऐसी रेतीली और खारी मिट्टी में खेती संभव है? बिना सिंचाई के तो लगभग असंभव है, लेकिन जहां पानी की सुविधा है, जैसे राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के आने से बदलाव आया है, वहां इसमें कुछ सूखा सहनशील फसलें उग सकती हैं। जैसे बाजरा और ग्वार? जी बिल्कुल, जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है। ये मिट्टी मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में मिलती है। और अब हमारे सफर की आखिरी मंजिल, पहाड़, पर्वतीय मिट्टी। ये मैदानी मिट्टी से तो बहुत अलग होती होगी। बहुत अलग। सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि पहाड़ों की ढलानों पर मिट्टी की परत बहुत पतली होती है। लेकिन मैंने सुना है इसमें जैविक पदार्थ बहुत होता है। हाँ, ह्यूमस भरपूर होता है, क्योंकि घने जंगल होते हैं। पत्तियां टहनियां लगातार गिरकर मिट्टी में मिलती रहती हैं। तो ज्यादा जैविक पदार्थ का मतलब ज्यादा उर्वरकता? हमेशा नहीं। ह्यूमस की ज्यादा मात्रा और नमी के कारण ये मिट्टी सड़ने की प्रक्रिया से गुजरती है, जिससे ये अम्लीय मतलब एसिडिक हो जाती है। अच्छा, और ये अम्लीय प्रकृति ही इसे कुछ खास फसलों के लिए सही बनाती है? बिल्कुल। जैसे कि चाय, कॉफी और मसाले। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये मिट्टी चाय, कॉफी और मसालों की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए दार्जिलिंग, असम, नीलगिरी ये सब इतने प्रसिद्ध हैं। वाह, ये तो 6 अलग-अलग दुनियाओं की सैर जैसा था। चलिए, श्रोताओं के लिए एक त्वरित पुनरीक्षण हो जाए, है ना? हाँ, जरूर। ये एक अच्छा विचार है। तो मुख्य बातों को मिलाते हैं। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी। नदियों का तोहफा, सबसे उपजाऊ, गेहूं चावल का घर। फिर काली मिट्टी। ज्वालामुखी से बनी, कपास की दोस्त, नमी सोखने की क्षमता। लाल मिट्टी। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड से, और ये मोटे अनाज के लिए है। लैटेराइट मिट्टी। ज्यादा बारिश की मार, लेकिन चाय कॉफी के लिए बेहतरीन। और मरुस्थलीय मिट्टी। रेतीली और खारी, पर सिंचाई से बाजरा संभव है। और अंत में पर्वतीय मिट्टी। जैविक पदार्थों से भरपूर लेकिन अम्लीय, जो ऐसे चाय के बागानों के लिए एकदम सही बनाती है। शानदार। अब कुछ वन लाइनर्स। मैं पहचान बताऊंगी, आप मिट्टी का नाम बताएंगे। ठीक है। कपास की मिट्टी। काली मिट्टी। भारत का अन्न भंडार बनाने वाली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। ईंट जैसी मिट्टी जो चाय के लिए अच्छी है। लैटेराइट मिट्टी। और जंग लगे रंग वाली मोटे अनाज की मिट्टी, लाल मिट्टी। शानदार। ये पुनरीक्षण बहुत मददगार रहेगा। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि भारत की मिट्टी में कितनी विविधता है। और यही विविधता हमारी कृषि को इतना समृद्ध बनाती है। बिल्कुल, हर क्षेत्र का खान पान, उसका आर्थिक इतिहास, सब कुछ वहाँ की मिट्टी से जुड़ा है। और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए भी मजबूर करता है। जी। हमने देखा कि इन मिट्टियों को बनने में हजारों लाखों साल लगते हैं, पर आज जलवायु परिवर्तन और खेती के नए तरीकों से हम इस विरासत को बहुत तेजी से बदल रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि अगले 100 सालों में इन मिट्टियों की रूपरेखा कैसे बदल सकती है। क्या इनकी उर्वरता बनी रहेगी? और हमारी बढ़ती आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये सच में एक गहरा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। मिट्टी एक अनमोल संसाधन है। इसे हम हल्के में नहीं ले सकते। आज के इस गहन विश्लेषण के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत के जंगलों की कहानी में उतर रहे हैं। हाँ। ये सिर्फ पेड़ पौधों की बात नहीं है, ये कहानी है पानी की, मौसम की और उन हालातों की जो तय करते हैं कि कहाँ जंगल हमेशा हरा भरा रहेगा और कहाँ सिर्फ कांटे उगेंगे। बिल्कुल।
हमारे पास जो स्रोत हैं वो भारत की कुदरती बनावट की एक शानदार तस्वीर पेश करते हैं। और इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्राकृतिक वनस्पति आखिर है क्या। सही। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो पेड़ पौधे हैं जो बिना किसी इंसानी मदद के अपने आप उगते हैं। इन्हें किसी ने उगाया नहीं है, ये कुदरत की देन है। और इन स्रोतों को देखने पर एक बात साफ नजर आती है, इन जंगलों का मिजाज तय करने वाला सबसे बड़ा खिलाड़ी है जलवायु, खास तौर पर बारिश। हाँ, बारिश। तो आज हम एक तरह से मानसून के पीछे पीछे चलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे पानी की ये यात्रा भारत के नक्शे पर कहीं हरे भरे जंगल उगाती है तो कहीं कंटीली झाड़ियां और कहीं पहाड़ों पर देवदार के पेड़। ये एक शानदार तरीका है इसे देखने का। तो हमारी इस यात्रा में हम 5 मुख्य पड़ावों पर रुकेंगे, है ना? जी। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, डेसिडुअस। उसके बाद कांटेदार वन, फिर पर्वतीय वन और आखिर में मैंग्रोव वन। तो चलिए शुरू करते हैं उस जगह से जहां मॉनसून सबसे पहले और सबसे जोरदार तरीके से दस्तक देता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार नाम में ही सदाबहार है, यानी हमेशा हरे भरे। जब मैंने इन स्रोतों में वर्षा का नक्शा देखा तो एक पैटर्न साफ नजर आया। जहां जहां भी नक्शे का रंग गहरा नीला था, यानी 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश, हाँ, वहीं ये जंगल पाए जाते हैं। और ये कोई आम जंगल नहीं होते हैं। ये इतने घने होते हैं कि इन्हें रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। पेड़ों की कई परतें होती हैं, एक के ऊपर एक विशाल हरी चादर की तरह। बिल्कुल। सबसे ऊंचे पेड़ 50-60 मीटर तक चले जाते हैं और उनकी वजह से बनी घनी छतरी के कारण सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती है। इसीलिए इन जंगलों के निचले हिस्सों में हमेशा अंधेरा और नमी का माहौल रहता है। जी। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, अगर ये पेड़ हैं तो इनकी पत्तियां कभी तो झड़ती होंगी, फिर ये सदाबहार कैसे हुए? बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर इनकी खासियत छिपी है। ऐसा नहीं है कि इनके पत्ते नहीं झड़ते। अच्छा। लेकिन इन जंगलों में मौजूद हजारों प्रजातियों के पेड़ों के पत्ते गिराने का कोई एक तय मौसम नहीं होता। हर प्रजाति अपने हिसाब से साल के अलग अलग समय पर पत्ते गिराती है। ओहो। नतीजा ये होता है कि जंगल कभी भी पूरी तरह से वीरान या पतझड़ का शिकार नहीं दिखता। वो हमेशा हरा भरा ही नजर आता है। अच्छा, तो ये एक सामूहिक भ्रम जैसा है। और हमारे स्रोतों के मुताबिक इन जंगलों की लकड़ी बहुत सख्त और कीमती होती है। एबनी, महोगनी, रोजवुड, रबर। हाँ, हार्डवुड। और ये हमें मिलेंगे पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर, उत्तर पूर्वी राज्यों में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये वही इलाके हैं जहां दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले पहुंचता है। बिल्कुल। अब सोचिए, जैसे जैसे ये मानसूनी हवाएं जमीन के अंदरूनी हिस्सों की तरफ बढ़ती हैं, उनकी नमी कम होने लगती है। हाँ, कम होती जाती है। बारिश 200 सेंटीमीटर से घटकर 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच आ जाती है और यहीं पर भारत का असली सबसे विशाल जंगल हमें मिलता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जी। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है और ये भारत के सबसे बड़े हिस्से में फैले हुए हैं। ये सदाबहार वनों की तरह हमेशा एक जैसे नहीं रहते। इनमें मौसम के साथ एक बड़ा बदलाव आता है ना? हाँ, और वो बदलाव इनकी पहचान है। ये पेड़ बहुत समझदार होते हैं। अच्छा। जब शुष्क मौसम आता है, यानी गर्मियों की शुरुआत, जब पानी की कमी होने लगती है, तो ये अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। पानी बचाने के लिए? बिल्कुल। ये पानी बचाने का एक कुदरती तरीका है। उस वक्त जंगल एकदम वीरान और सूखे लगते हैं, लेकिन जैसे ही मानसून की पहली फुहार पड़ती है, इनमें मानो जान आ जाती है। हाँ, नई कोपलें फटती हैं और कुछ ही हफ्तों में पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है। ये तो कमाल का रूपांतरण है। और इन जंगलों की आर्थिक अहमियत भी बहुत ज्यादा है। स्रोतों में सागवान मतलब टीक, साल, शीशम, चंदन और बांस जैसे पेड़ों का जिक्र है। जी। ये वो लकड़ियां हैं जिनसे हमारे घरों का फर्नीचर, दरवाजे और बहुत कुछ बनता है। तो ये सिर्फ जंगल नहीं, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। बिल्कुल सही कहा। और बारिश की मात्रा के आधार पर इन्हें भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। हाँ, मैंने भी ये पढ़ा। जहां 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, उन्हें कहते हैं नम पर्णपाती या मॉइस्ट डेसिडुअस। ये ज्यादा घने होते हैं और पूर्वी भारत छोटा नागपर पठार में मिलते हैं। ठीक है। और जहां बारिश 70 से 100 सेंटीमीटर तक ही होती है, वहां शुष्क पर्णपाती मतलब ड्राई डिसिडुअस वन पाए जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बड़े इलाकों में।
लेकिन भारत के हर हिस्से में मॉनसून इतना मेहरबान नहीं होता। जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं और बारिश 70 सेंटीमीटर से भी कम हो जाती है, तब हालात बदल जाते हैं। हाँ, पेड़ों का सिर्फ अपनी पत्तियां गिराने भर से काम नहीं चलता। यहाँ जिंदा रहने के नियम बिल्कुल बदल जाते हैं और हमें मिलते हैं कांटेदार वन। थॉर्न फॉरेस्ट्स। हाँ, यहाँ के पौधे रेगिस्तान के ऊंट की तरह हैं, कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने की कला में माहिर। सही। यहाँ आपको दूर दूर तक फैले पेड़ दिखेंगे, हरियाली कम और भूरा रंग ज्यादा। इन पौधों ने खुद को बचाने के लिए शानदार तरीके अपनाए हैं। जैसे कि कांटे? बिल्कुल। पत्तियां जितनी बड़ी होंगी, पानी का वाष्पीकरण उतना ही ज्यादा होगा। अच्छा। फूल, कीकर, खजूर और नागफनी मतलब कैक्टस जैसे नाम है, ये वो पौधे हैं जिन्हें हम राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दक्कन के पठार के उन हिस्सों से जोड़ते हैं जहां बारिश बहुत कम होती है। सही। ये दिखने में भले ही रूखे सूखे लगें, लेकिन ये उस इकोसिस्टम के लिए बेहद जरूरी हैं। कैसे? ये मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और वहां रहने वाले जीवों को आसरा देते हैं। तो अब तक की हमारी यात्रा जमीन पर थी, अब जरा ऊंचाई पर चलते हैं। हिमालय की ओर। हाँ, भारत के उत्तरी हिस्से में हिमालय है और वहां का मौसम और वनस्पति मैदानी इलाकों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर्वतीय वनों की दुनिया है। और ये दुनिया बहुत अनोखी है। यहाँ आप एक ही पहाड़ पर चढ़ते हुए दुनिया के अलग अलग कोनों की जलवायु का अनुभव कर सकते हैं। अच्छा। जी। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, तापमान गिरता है और पेड़ों का प्रकार पूरी तरह बदल जाता है। ये एक तरह की वर्टिकल क्लाइमेट यात्रा है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। ये बदलाव होता कैसे है? देखिए, लगभग 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर जहां मौसम ठंडा और नम रहता है, वहां हमें चौड़ी पत्ती वाले पेड़ मिलते हैं, जैसे ओक और चेस्टनट। ठीक है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय मतलब टेम्परेट जंगल कहलाते हैं। और फिर जब हम और ऊपर चढ़ते हैं? जब हम 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचते हैं, तो शंकुधारी कॉनिफरस पेड़ों का राज शुरू हो जाता है। चीड़, देवदार, सिल्वर फर। पाइन। हाँ, पाइन। इन पेड़ों को देखिए, इनकी पत्तियां सुई की तरह नुकीली होती हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। एक मिनट, मुझे यहाँ स्रोतों में एक विरोधाभास दिख रहा है। बताइए। एक स्रोत कहता है कि देवदार 3000 मीटर तक मिलते हैं, दूसरा कहता है 3500 मीटर तक। क्या इसका मतलब ये है कि ये कोई सख्त रेखा नहीं है और ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम हिमालय के किस हिस्से में हैं? बेहतरीन पॉइंट पकड़ा आपने। ये कोई लकीर नहीं है। पूर्वी हिमालय में ज्यादा नमी और बारिश होती है, इसलिए वहां पेड़ ज्यादा ऊंचाई तक उग पाते हैं, जबकि पश्चिमी हिमालय ज्यादा शुष्क हैं। अच्छा। ये छोटी छोटी बातें ही भूगोल को दिलचस्प बनाती हैं। और हाँ, उन सुई जैसी पत्तियों की बात, वो सिर्फ बर्फ गिराने के लिए नहीं है। तो फिर? उनका सतह क्षेत्र, सरफेस एरिया कम होता है, जिससे बर्फीली तेज हवाओं में ये अपनी नमी नहीं खोते। ये एक शानदार सर्वाइवल मैकेनिज्म है। ये तो सच में कमाल है। और 3000 मीटर के भी ऊपर? वहां पेड़ बौने होने लगते हैं और धीरे धीरे पेड़ पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। 3600 मीटर से ऊपर हमें मिलती है अल्पाइन वनस्पति। अल्पाइन फूल। ये सिर्फ गर्मियों के कुछ महीनों के लिए ही दिखते हैं, बाकी समय ये सब बर्फ की चादर के नीचे दबा रहता है। और उसके ऊपर सिर्फ चट्टानें और बर्फ। बस। तो हमारी पानी की यात्रा जमीन और पहाड़ों से गुजर चुकी है। अब इसका आखिरी पड़ाव वहां है जहां भारत की बड़ी बड़ी नदियां समुद्र से मिलती हैं। डेल्टा क्षेत्र। हाँ, यानी डेल्टा क्षेत्र। यहाँ हमें मिलते हैं मैंग्रोव वन। और ये जंगल किसी अजूबे से कम नहीं है। ये ऐसी जगह पर उगते हैं जहां कोई और पेड़ उगने की हिम्मत नहीं कर सकता। खारा पानी और दलदली कीचड़ वाली मिट्टी, जिसमें ऑक्सीजन ना के बराबर होती है। बिल्कुल। तो फिर ये जिंदा कैसे रहते हैं, खासकर सांस कैसे लेते हैं? प्रकृति का इंजीनियरिंग देखिए। इन पेड़ों ने अपनी जड़ों को जमीन से बाहर ऊपर की तरफ उगाना सीख लिया है। जमीन से बाहर? हाँ, ये खूंटे जैसी जड़ें, जिन्हें न्यूमेटोफोर्स या श्वास जड़ें कहते हैं, सीधे हवा से ऑक्सीजन लेती हैं। ये दलदल से बाहर निकले हुए स्नॉर्कल की तरह काम करती हैं। ये तो अविश्वसनीय है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो सुंदरबनी है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। बिल्कुल। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है। और कमाल की बात यह है कि सुंदरबन का नाम जिस सुंदरी पेड़ पर पड़ा है, उसकी लकड़ी इतनी मजबूत होती है और खारे पानी में टिकने वाली होती है। हाँ, कि सदियों से यहाँ के लोग उसी से अपनी नामें बनाते आए हैं। ये जंगल सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि एक पूरी अर्थव्यवस्था और संस्कृति का आधार है। और रॉयल बंगाल टाइगर का आखिरी गढ़ भी? वो तो है ही।
लेकिन हमारे स्रोतों में एक चिंताजनक बात भी है। ये जंगल तटीय इलाकों को सुनामी और चक्रवाती तूफानों से बचाने वाली पहली दीवार का काम करते हैं, पर अब बढ़ते समुद्री जल स्तर के कारण ये खुद खतरे में है। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। सुंदरबन के अलावा ये जादुई जंगल हमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा में भी मिलते हैं। ये हमारे तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के रक्षक हैं। तो हमारी ये पूरी यात्रा मानसून के साथ शुरू होकर मैदानों, पठारों, पहाड़ों से गुजरकर समुद्र के किनारे खत्म हुई। चलिए एक बार जल्दी से इसे समेटते हैं। हाँ, एक क्विक रिकैप। तो जहां बारिश का जोर सबसे ज्यादा 200 सेंटीमीटर से पार, वहां मिलते हैं सदाबहार वन, घने, हमेशा हरे भरे। जहां बारिश संतुलित है लेकिन मौसमी है, यानी भारत का दिल, वहां पर्णपाती वन या मानसूनी वन, जो मौसम के साथ अपना रंग बदलते हैं। और जहां बारिश नाम मात्र की होती है, वहां कांटेदार वन, जो कम पानी में जीना जानते हैं। ऊंचे पहाड़ों पर जहां तापमान गिरता है, वहां पर्वतीय वन, जहां चीड़ और देवदार जैसे शंकुधारी पेड़ मिलते हैं। और जहां नदी और समुद्र का मिलन होता है, वहां मैंग्रोव वन, अपनी जादुई सांस लेने वाली जड़ों के साथ। बहुत बढ़िया। इस पूरी जानकारी को याद रखने के लिए एक आखिरी नजर डाल लेते हैं। हाँ, इसे एक छोटी सी तालिका की तरह सोच सकते हैं। सदाबहार वन, 200+ सेंटीमीटर वर्षा, एबोनी जैसा पेड़, इलाका पश्चिमी घाट। ठीक है। पर्णपाती वन, 70 से 200 सेमी वर्षा, सागौन जैसा पेड़, इलाका मध्य भारत। कांटेदार वन, 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा, बबूल जैसा पेड़, इलाका राजस्थान। पर्वतीय वन, ऊंचाई पर निर्भर, देवदार जैसा पेड़, इलाका हिमालय। और अंत में मैंग्रोव वन, तटीय डेल्टा, सुंदरी जैसा पेड़ और इलाका सुंदरबन। बिल्कुल, ये तुलना हर जंगल की पहचान को दिमाग में बिठाने में मदद करती है। सही। आज हमने देखा कि कैसे सिर्फ एक कारक, पानी, भारत के भूभाग पर इतनी तरह की विविधता रचता है। हर जंगल अपनी जगह पर एक विजेता है, हाँ, जिसने वहां के मुश्किल हालातों में जीना सीखा है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या? जब जलवायु परिवर्तन से बारिश का पैटर्न बदल रहा है, तो इन नाजुक और खूबसूरत जंगलों के भविष्य का क्या होगा? यह निश्चित रूप से सोचने वाली बात है और शायद एक और गहरी बातचीत का विषय भी। आज के लिए बस इतना ही। जी, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जो सच में हम सबकी जिंदगी से, हमारी थाली से जुड़ा है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं भारतीय कृषि की, जो ऊपर से देखने में शायद बहुत सीधी साधी लगे, लेकिन इसकी परतें जब खुलती हैं तो पता चलता है कि ये कितनी गहरी और दिलचस्प है। हाँ, और कैसे हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो आज की हमारी पड़ताल का रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम भारत के कृषि कैलेंडर को समझेंगे। वो 3 मौसम जो सब कुछ तय करते हैं, खरीफ, रबी और एक और है जायद। हाँ, जायद। फिर हम देश की कुछ कह सकते हैं सुपरस्टार फसलों के बारे में जानेंगे, जैसे चावल, गेहूं, और फिर नकदी फसलें जैसे कपास और जूट। और जब आसमान से पानी न बरसे तो हमारे खेत प्यासे कैसे नहीं रहते, इस पर भी बात करेंगे, मतलब सिंचाई के तरीके। और अंत में उस एक बड़ी घटना पर जिसने भारत में खेती की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी, हरित क्रांति। तो एक पूरा सफर है, मानसून की पहली बूंद से लेकर हमारी थाली तक का। चलिए तो फिर शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। जब हम कहते हैं कृषि, हाँ? तो इसका मतलब क्या सिर्फ खेत में हल चलाना और फसल उगाना है? ये एक बहुत अच्छा शुरुआती सवाल है। नहीं, कृषि का मतलब सिर्फ फसलें उगाना नहीं है, इसमें पशुपालन भी आता है। लेकिन अगर हम भारतीय कृषि की आत्मा की बात करें तो वो एक ही शब्द में बसती है, मॉनसून। हाँ, ये तो हम हर साल खबरों में सुनते ही हैं। पूरा देश मॉनसून पर नजर गड़ाए रहता है। बिल्कुल, हमारा पूरा कृषि चक्र मॉनसून के आने और जाने से बंधा हुआ है, और यहीं से हमारा पहला मौसम शुरू होता है, खरीफ। खरीफ तो ये मॉनसून वाला मौसम है। एकदम, खरीफ यानी मॉनसून की फसल। जैसे ही जून जुलाई में दक्षिण पश्चिम मॉनसून आता है, किसान बुआई शुरू कर देते हैं। इन फसलों मतलब पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और कटाई कब होती है इनके? कटाई होती है सितंबर अक्टूबर के आसपास, जब मॉनसून लौटने लगता है। तो वो जो बारिश में हरे भरे खेतों की तस्वीर हमारे दिमाग में आती है, वो असल में खरीफ की फसलें हैं। इसमें मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? चावल तो हो गई। हाँ, चावल तो खरीफ का राजा है। उसे पानी से भरे खेत बहुत पसंद है।
चावल के अलावा मक्का, जूट, कपास, बाजरा ये सब खरीफ की ही फसलें हैं। अच्छा, तो खरीफ के बाद आता है रबी का मौसम। ये इससे बिल्कुल अलग हो गया ना? एकदम उल्टा। मॉनसून के जाने के बाद जब अक्टूबर-नवंबर में हल्की ठंड शुरू होती है, तब रबी की बुवाई होती है। तो इन्हें पानी कम चाहिए होता है? हाँ, खरीफ के मुकाबले बहुत कम। इन्हें उगने के लिए ठंडा मौसम चाहिए और पकने के टाइम पे थोड़ी गर्मी। मार्च-अप्रैल तक इनकी कटाई हो जाती है। और सर्दियों में जो कभी-कभी बारिश होती है, वो इनके लिए अच्छी होती होगी? अरे वो तो अमृत की तरह होती है। गेहूं जो हमारी रोटियों का आधार है, वो रबी की ही सबसे बड़ी फसल है। इसके अलावा जौ, चना और सरसों भी रबी में ही आते हैं। यहाँ एक बात दिलचस्प है। हम सुनते हैं कि हरित क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब हरियाणा को मिला, चावल और गेहूं दोनों में। लेकिन चावल है खरीफ की फसल जिसे बहुत पानी चाहिए, और गेहूं है रबी की जिसे कम। तो एक ही इलाका इन दो बिल्कुल अलग जरूरतों वाली फसलों में टॉप पर कैसे आ गया? वाह, ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब हमें सीधे ले जाता है सिंचाई के महत्व पर। इसका जवाब है नहरें और ट्यूबवेल। पंजाब हरियाणा में मॉनसून के बाद भले ही बारिश कम हो, लेकिन वहां नदियों का जाल है, जमीन के नीचे पानी है, जिसे सिंचाई के जरिए खेतों तक पहुंचाया गया। बिल्कुल। इसी वजह से वो खरीफ में चावल भी उगा पाए और रबी में गेहूं भी। और एक तीसरा मौसम भी है, जायद। ये तो बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, क्योंकि ये एक तरह का आप कह सकते हैं बोनस सीजन है। बोनस सीजन? हाँ, जब मार्च-अप्रैल में रबी की फसल कट जाती है और जून-जुलाई में खरीफ की बुआई होनी होती है, तो बीच के जो 2-3 महीने की तेज गर्मी होती है, उसमें भी फसलें उगा ली जाती हैं। सा, खीरा, ये सब जायद की फसलें हैं। ये किसानों को 2 मुख्य सीजनों के बीच में एक अतिरिक्त आमदनी दे जाती हैं। अरे वाह, ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं था। तो ये हो गए हमारे 3 मौसम। अब जरा कुछ खास फसलों पर आते हैं। चावल से शुरू करते हैं, जो आधे से ज्यादा भारत का मुख्य भोजन है। चावल, जैसा हमने कहा, खरीफ की फसल है। इसकी कुछ खास मांगे हैं। इसे गर्म और नमी वाली जलवायु चाहिए। तापमान चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास और बारिश 100 सेंटीमीटर से ज्यादा। और मिट्टी, क्या ये किसी भी मिट्टी में उग जाता है? नहीं, इसके लिए सबसे अच्छी होती है जलोढ़ मिट्टी, मतलब वो उपजाऊ मिट्टी जो नदियां अपने साथ बहा कर लाती हैं। ये मिट्टी पानी को पकड़ कर रखती है, जो चावल के लिए बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब पश्चिम बंगाल, जहां गंगा का इतना बड़ा डेल्टा है, वो इसमें सबसे आगे होगा? एकदम सही पकड़ा आपने। पश्चिम बंगाल चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश और पंजाब का नंबर आता है। ठीक है, अब आते हैं गेहूं पर। उत्तर भारत की शान। इसकी जरूरतें तो अलग होंगी। हाँ, गेहूं को ठंडा मौसम चाहिए। बारिश भी चावल से लगभग आधी, 50 से 75 सेंटीमीटर ही काफी है। लेकिन एक चीज कॉमन है। वो क्या? इसे भी जलोढ़ मिट्टी ही सबसे ज्यादा पसंद है। इसीलिए जो भारत का विशाल उत्तरी मैदान है, वो गेहूं का गढ़ है। उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है और उसके बाद पंजाब और हरियाणा। तो ये तो हो गई खाने वाली फसलें। अब बात करते हैं नकदी फसलों की, कैश क्रॉप्स। इसमें कपास का नाम सबसे पहले आता है। सुना है इसके लिए एक खास तरह की मिट्टी चाहिए? हाँ, कपास और काली मिट्टी की जोड़ी है। इस काली मिट्टी को रेगुर भी कहते हैं। इसकी खासियत यह है कि ये नमी को बहुत देर तक सोख कर रखती है। अच्छा। हाँ, तो कपास के पौधे को पानी मिलता रहता है। इसीलिए दक्कन का पठार, जहां ये मिट्टी है, मतलब महाराष्ट्र, गुजरात, ये इलाके कपास के सबसे बड़े उत्पादक है। और जूट, जिसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं? बिल्कुल। जूट भी एक खरीफ फसल है, जिसे गर्म और बहुत ज्यादा नमी वाला मौसम चाहिए। बारिश 150 सेंटीमीटर से भी ज्यादा। तो अगर मैं अंदाजा लगाऊं, इसे भी बहुत पानी और जलोढ़ मिट्टी चाहिए, तो क्या पश्चिम बंगाल यहां भी आगे है? आपका अंदाजा 100% सही है। पश्चिम बंगाल अकेले ही भारत का ज्यादातर जूट उगाता है। हुगली नदी के किनारे का पूरा इलाका जूट की खेती और मिलों के लिए मशहूर है। वाह। अच्छा, अब 2 और दिलचस्प फसलों की बात करते हैं, चाय और कॉफी। इनकी खेती तो बहुत ही खास जगहों पर होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके नखरे बहुत हैं। चाय को देखिए, उसे ठंडी नमी वाली जलवायु चाहिए, बारिश साल भर होती रहे। लेकिन एक बड़ी शर्त है। क्या शर्त है? उसकी जड़ों में पानी एक पल के लिए भी रुकना नहीं चाहिए। इसीलिए चाय हमेशा पहाड़ी ढलानों पर उगाई जाती है, ताकि पानी तुरंत बह जाए। असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी, ये सब पहाड़ी इलाके हैं। तो हर सुबह की चाय में हम असल में उन पहाड़ियों का भूगोल पी रहे होते हैं।
और कॉफी का क्या? कॉफी को गर्म और नमी वाला मौसम चाहिए और एक खास तरह की लेटेराइट मिट्टी। भारत में कर्नाटक इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। तो हमने देखा कि अलग अलग फसलों की अपनी अपनी जरूरतें हैं, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है, पानी। मॉनसून तो है, लेकिन वो हमेशा भरोसेमंद नहीं होता। तो फिर खेतों तक पानी पहुंचता कैसे है? यही वो सवाल है जहां से भारतीय कृषि की असली कहानी शुरू होती है, और जवाब है सिंचाई। भारत में आज सिंचाई का जो सबसे बड़ा जरिया है वो है कुएं और नलकूप यानी ट्यूबवेल। ट्यूबवेल, खासकर उत्तरी मैदानों में। हाँ, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ जमीन के नीचे पानी आसानी से मिल जाता है। तो ट्यूबवेल ने यहाँ खेती की तस्वीर ही बदल दी है। और नहरें भी तो हैं। बिल्कुल, जहाँ बड़ी नदियां हैं वहाँ बांध बनाकर नहरों का जाल बिछाया गया है। लेकिन अगर आप दक्षिण भारत में जाएं, प्रायद्वीपीय भारत में, तो वहाँ जमीन पथरीली है। तो वहाँ कुएं खोदना मुश्किल होता होगा। हाँ, तो वहाँ हजारों सालों से तालाब सिंचाई का मुख्य जरिया रहे हैं। बारिश के पानी को बड़े बड़े तालाबों में इकट्ठा कर लिया जाता है। ये कमाल है कि कैसे हर इलाके ने अपने भूगोल के हिसाब से समाधान निकाला है। और इसी पानी और नई तकनीक के संगम से एक क्रांति हुई, हरित क्रांति। उस दौर में ऐसा क्या हुआ था जिसने सब कुछ बदल दिया? इसे समझने के लिए हमें 1960 के दशक में जाना होगा। तब भारत अपनी बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए विदेशों से अनाज मंगाने पर मजबूर था। हाँ, मैंने पढ़ा है, अमेरिका से लाल गेहूं आता था। सही। तो देश पर भुखमरी का खतरा था। उस वक्त एक चमत्कार की जरूरत थी, और वो चमत्कार हुआ हरित क्रांति के रूप में। ये हुआ कैसे? मतलब क्या किया गया? ये बेसिकली एक पूरा पैकेज था। इसका सबसे बड़ा हथियार के उच्च उपज वाले बीज, मतलब HVV सीड्स। ये ऐसे बीज थे जो सामान्य बीजों से कई गुना ज्यादा पैदावार देते थे। अच्छा। लेकिन इन बीजों की भूख भी ज्यादा थी। इन्हें ज्यादा पानी चाहिए था, ज्यादा रासायनिक खाद यानी फर्टिलाइजर चाहिए थे, और साथ में ट्रैक्टर जैसी मशीनें भी। तो सिंचाई बढ़ी, खाद की फैक्ट्रियां लगी, मशीनें आईं। इस पूरे पैकेज को ही हरित क्रांति कहा गया। और भारत में इस क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? महान वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन। उनके नेतृत्व में ही ये सब हुआ। और जैसा आपने पहले कहा, इसका सबसे ज्यादा फायदा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला, क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविधा पहले से मौजूद थी। एकदम। कुछ ही सालों में भारत अनाज की कमी वाले देश से एक अनाज सरप्लस देश बन गया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वाकई आज की बातचीत से पूरी तस्वीर साफ हो गई। अगर हम इसे जल्दी से दोहराएं तो मोटा मोटा ये है कि मॉनसून की फसल है खरीफ, और सर्दियों की फसल है रबी। गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को, और काली मिट्टी की मुख्य फसल है कपास। बिल्कुल। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है पश्चिम बंगाल, और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। और हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। ये एक बेहतरीन सारांश है। ये दिखाता है कि हमारी थाली में आने वाला हर दाना कितनी लंबी कहानी कहता है। तो इसका मतलब यह है कि हमारी थाली में जो भोजन है वो भूगोल, जलवायु और विज्ञान का एक मिलाजुला नतीजा है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बात, हरित क्रांति ने हमें खाद्य सुरक्षा दी, देश को आत्मनिर्भर बनाया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि रासायनिक खादों और पानी के बेतहाशा इस्तेमाल का हमारी मिट्टी की सेहत पर और हमारे भूजल स्तर पर लंबे समय में क्या असर पड़ा है। ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हर समाधान अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आता है। उस वक्त पैदावार बढ़ाना सबसे बड़ी जरूरत थी, लेकिन अब शायद उस पैदावार को टिकाऊ बनाना, सस्टेनेबल बनाना, उससे भी बड़ी चुनौती है। सही कहा आपने। भविष्य की खेती का रास्ता इसी संतुलन को साधने से निकलेगा, और ये एक ऐसी बहस है जो आज भी जारी है। आज की इस गहरी और जानकारीपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों। आज हम उन चीजों की कहानी में उतरेंगे जिनसे आधुनिक भारत बना है। ये वो खनिज और ऊर्जा संसाधन है जो हमारी ट्रेनों की पटरियों से लेकर हमारे घरों की बिजली और हमारे हाथ में मौजूद फोन तक हर चीज की बुनियाद है। बिल्कुल, ये सिर्फ जमीन के नीचे दबे पत्थर या तेल नहीं है, ये दरअसल हमारे देश की औद्योगिक ताकत और आर्थिक विकास की कहानी है। तो आज की हमारी पड़ताल इसी कहानी को परत दर परत खोलेगी। हम देखेंगे कि भारत की जमीन के नीचे कौन कौन से खजाने छिपे हैं। पहले बात करेंगे धात्विक खनिजों की, यानी वो धातुएं जो उद्योगों की रीढ़ है।
फिर देखेंगे उन अधात्विक खनिजों को जो चुपचाप हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं, और आखिर में हम ऊर्जा के उस विशाल ताने बाने को समझेंगे जो देश को चलाता है, पारंपरिक स्रोतों से लेकर भविष्य की नई तकनीकों तक। और हम सिर्फ क्या और कहां पर नहीं रुकेंगे, बल्कि क्यों और कैसे को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम किसी देश के औद्योगिक विकास की बात करते हैं तो एक धातु का नाम सबसे पहले आता है, लोहा। स्टील की शक्ल में ये हर जगह है। हमारे स्रोत बताते हैं कि भारत में लौह अयस्क यानी आयरन ओर की कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या हर अयस्क एक जैसा होता है? इसकी क्वालिटी में भी फर्क होता है क्या? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, अयस्क की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें शुद्ध लोहे की मात्रा कितनी है। इस मामले में हेमेटाइट को सबसे बेहतरीन माना जाता है, जिसमें लगभग 70% तक लोहा होता है। इसके बाद मैग्नेटाइट आता है। अच्छा, और खुशकिस्मती से भारत में मिलने वाला ज्यादातर लौह अयस्क इन्हीं दो अच्छी क्वालिटी का है। यही वजह है कि हम स्टील उत्पादन में काफी हद तक आत्मनिर्भर हैं और इसका बड़ा हिस्सा निर्यात भी करते हैं। और ये बेहतरीन क्वालिटी का लोहा मिलता कहाँ है? मैंने कुछ बेल्ट्स या पट्टियों के बारे में पढ़ा है, जैसे ओडिशा झारखंड बेल्ट। ये कोई खास इलाके हैं क्या? हाँ, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये भारत के खनिज के असली पावर हाउस हैं। ओडिशा झारखंड बेल्ट या फिर छत्तीसगढ़ का दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, ये वो इलाके हैं जहां देश का ज्यादातर लौह अयस्क केंद्रित है। और आप देखेंगे कि भारत के सबसे बड़े स्टील प्लांट जैसे राउरकेला, भिलाई, बोकारो, वो सब इन्हीं बेल्ट्स के आसपास ही बने हैं। यानी जहां कच्चा माल वहीं कारखाना, ये तो समझ आता है। और इन सब में ओडिशा का नाम बार बार सबसे ऊपर आता है, ऐसा क्यों है? ओडिशा का नाम आपको आज कई बार सुनाई देगा। लौह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट, इन सब में वो आगे है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ओडिशा का ज्यादातर हिस्सा छोटा नागपुर पठार पर आता है, जो भारत की सबसे पुरानी और खनिज संपन्न चट्टानों में से एक है। अच्छा, इसे भारत का खनिज हृदय भी कहते हैं। एक ही राज्य में इतने सारे संसाधनों का होना उसे आर्थिक रूप से बहुत शक्तिशाली बनाता है, लेकिन साथ ही खनन से जुड़ी पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियां भी खड़ी करता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। अच्छा, स्टील बनाने के लिए सिर्फ लोहा ही काफी है या इसमें और भी कुछ मिलाया जाता है उसे मजबूती देने के लिए? बिल्कुल मिलाया जाता है, और यहीं पर मैंगनीज का किरदार सामने आता है। ये स्टील के लिए एक तरह का सुपरफूड है। सुपरफूड? हाँ, 1 टन स्टील बनाने के लिए लगभग 10 किलो मैंगनीज की जरूरत होती है। ये उसे सख्ती और मजबूती देता है। बिना मैंगनीज के स्टील उतना टिकाऊ नहीं होगा। 10 किलो प्रति टन सुनने में तो कम लगता है, लेकिन जब हम लाखों टन स्टील उत्पादन की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ी मात्रा हो जाती है। और मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि मैंगनीज उत्पादन में भी ओडिशा ही आगे होगा। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। जहां लोहा वहां स्टील, और जहां स्टील वहां मैंगनीज की जरूरत। इसीलिए ओडिशा यहां भी नंबर 1 पर है। ये दिखाता है कि प्रकृति में संसाधन अक्सर एक दूसरे के पूरक के तौर पर पाए जाते हैं। तो ये तो हुई भारी भरकम उद्योगों की बात, जहां लोहा और स्टील का राज है। लेकिन आज की दुनिया में सिर्फ मजबूती ही नहीं, हल्कापन भी बहुत जरूरी है। हवाई जहाज से लेकर हमारे फोन तक, यहाँ कहानी लोहे की नहीं, किसी और धातु की है। और वो धातु है एल्यूमिनियम, जो हमें बॉक्साइट नाम के अयस्क से मिलता है। एल्यूमिनियम की खासियत यही है कि ये लोहे की तरह मजबूत है, लेकिन वजन में बहुत हल्का, और इसमें जंग भी नहीं लगता। सही बात है। इसीलिए एविएशन इंडस्ट्री से लेकर पैकेजिंग और हमारे किचन के बर्तनों तक ये हर जगह छाया हुआ है। और एक बार फिर बॉक्साइट के सबसे बड़े उत्पादक के तौर पर ओडिशा का ही नाम आता है। ये राज्य तो सच में खनिजों का खजाना है। बिल्कुल, बॉक्साइट के मामले में भी ओडिशा की बादशाहत कायम है। उसके बाद गुजरात और झारखंड का नंबर आता है। अच्छा, एक और धातु है जो हमारे आधुनिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है, खासकर बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तांबा यानी कॉपर। इसके बारे में हमारे स्रोत क्या बताते हैं? तांबा बिजली का बेहतरीन सुचालक है। हमारे घरों की वायरिंग से लेकर हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के सर्किट बोर्ड तक तांबे के बिना काम नहीं चल सकता। भारत में इसके 2 मुख्य केंद्र हैं, राजस्थान में खेतरी और झारखंड में सिंहभूम। खेतरी का नाम तो मैंने इतिहास की किताबों में भी पढ़ा है। ये कोई बहुत पुरानी खदान है क्या? बहुत पुरानी। खेतरी की खदानों का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ता है। हजारों साल से वहां से तांबा निकाला जा रहा है। ये दिखाता है कि भारत में धातु कर्म और खनन की परंपरा कितनी गहरी और प्राचीन है। वाह, ये तो कमाल की बात है। तो धात्विक खनिजों से तो ये तो साफ है कि देश के पास उद्योगों के लिए एक मजबूत आधार है। लेकिन धातुओं के अलावा भी तो बहुत कुछ जमीन से निकलता है। हाँ,
और ये बहुत कुछ भी उतना ही जरूरी है। ये हैं अधात्विक खनिज। इनमें धातु नहीं होती, लेकिन इनके गुण इन्हें बेशकीमती बनाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अभ्रक यानी माइका। अभ्रक, इसका नाम मैंने सुना है। ये बिजली के उपकरणों में इस्तेमाल होता है ना? पर ऐसा क्यों? इसमें ऐसा क्या खास है? अभ्रक एक प्राकृतिक इंसुलेटर है। मतलब ये गर्मी और बिजली को अपने अंदर से गुजरने नहीं देता। इसकी इसी खासियत की वजह से इसे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। ये सुनिश्चित करता है कि करंट लीक ना हो और हमारे उपकरण सुरक्षित रहें। एक समय था जब भारत दुनिया में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक था और झारखंड का कोडरमा इलाका अभ्रक की राजधानी कहलाता था। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब एक और चीज की बात करते हैं जिसके बिना आज के शहरों की कल्पना भी नहीं की जा सकती, सीमेंट। हाँ। और सीमेंट का मुख्य कच्चा माल भी तो जमीन से ही आता है। बिल्कुल, वो है चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन। ये सीमेंट उद्योग की रीढ़ है। बिना चूना पत्थर के सीमेंट नहीं बन सकता और बिना सीमेंट के घर, सड़कें, पुल, बांध कुछ भी नहीं बन सकता। ये सीधे सीधे देश के बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ा है। और इसमें कौन सा राज्य सबसे आगे है? इसमें मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। अब देखेंगे कि देश के जितने भी बड़े सीमेंट प्लांट हैं वो सब चूना पत्थर की खदानों के आसपास ही स्थित होते हैं, ताकि कच्चे माल की ढुलाई का खर्च कम से कम हो। तो हमारे पास देश बनाने का सामान तो आ गया, पर इसे चलाने के लिए जो ताकत चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, वो कहाँ से आती है? यहीं से हमारी कहानी का दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। ऊर्जा संसाधन। इन्हें हम दो मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है पारंपरिक स्रोत यानी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जिनका हम दशकों से इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरे हैं गैर पारंपरिक स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जिन्हें हम भविष्य की ऊर्जा मानते हैं। तो पहले पारंपरिक स्रोतों की ही बात करते हैं। और जब हम भारत की ऊर्जा की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले आता है, कोयला। आज भी हमारी बिजली का एक बहुत बड़ा हिस्सा कोयले से ही बनता है। हाँ, कोयला भारतीय ऊर्जा व्यवस्था का वर्कहॉर्स है। लेकिन कोयले की भी अपनी किस्में होती हैं। इसकी गुणवत्ता उसके कार्बन कंटेंट और नमी से तय होती है। सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला एंथ्रोसाइट होता है, जिसमें 90% से ज्यादा कार्बन होता है और वो लगभग बिना धुएं के जलता है। इसे काला हीरा भी कहते हैं। तो क्या भारत में ये काला हीरा बहुत मिलता है? दुर्भाग्य से नहीं। एंथ्रोसाइट हमारे यहाँ बहुत कम है। भारत में जो सबसे ज्यादा मिलता है वो है बिट्यूमिनस कोयला। अच्छा। इसमें कार्बन 60 to 80% होता है। ये हमारे थर्मल पावर प्लांट्स के लिए अच्छा है, लेकिन इससे राख और प्रदूषण भी ज्यादा होता है। यही वजह है कि स्टील प्लांट में लगने वाले खास किस्म के कोकिंग कोल के लिए हमें दूसरे देशों से आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। ये तो एक बड़ी चुनौती है। और भारत के मुख्य कोयला क्षेत्र कौन से हैं? मैंने झरिया और रानीगंज के बारे में सुना है। झरिया जो झारखंड में है और रानीगंज पश्चिम बंगाल में, ये भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े कोयला क्षेत्र हैं। देश के औद्योगिक विकास की पूरी कहानी इन खदानों से निकले कोयले पर ही लिखी गई है। कोयले के बाद आता है पेट्रोलियम यानी कच्चा तेल, जो हमारी गाड़ियों को चलाता है। भारत में तेल की कहानी कहाँ से शुरू होती है? भारत में तेल की कहानी असम के डिगबोई से शुरू होती है। ये एशिया की पहली और दुनिया की सबसे पुरानी ऑपरेटिंग रिफाइनरी में से एक है। अच्छा। जी हाँ, जहां 1901 से उत्पादन हो रहा है। लेकिन आज भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र जमीन पर नहीं बल्कि समंदर में है। आप मुंबई हाई की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मुंबई हाई मुंबई के तट से करीब 160 किलोमीटर दूर अरब सागर के बीच में है। जरा सोचिए, समंदर की लहरों के बीच एक विशालकाय प्लेटफॉर्म खड़ा करना और फिर समुद्र की सतह के कई किलोमीटर नीचे ड्रिल करके तेल निकालना। ये इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है और ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और तीसरा पारंपरिक ईंधन है प्राकृतिक गैस। स्रोतों में से सबसे स्वच्छ जीवाश्म ईंधन कहा गया है। इसका क्या मतलब है? यहाँ सबसे स्वच्छ एक तुलनात्मक शब्द है। मतलब ये कि जलने पर यह कोयले और तेल की तुलना में कम कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे प्रदूषक छोड़ती है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि है तो ये भी एक जीवाश्म ईंधन ही और पूरी तरह से स्वच्छ नहीं है। सही बात है। इसे हम पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा के बीच एक ब्रिज फ्यूल या सेतु ईंधन की तरह देख सकते हैं। ये बहुत जरूरी बात है। तो कोयले और तेल पर हमारी निर्भरता साफ है, लेकिन भविष्य का रास्ता तो कुछ और ही लगता है ना? यानी गैर पारंपरिक ऊर्जा। बिल्कुल, और इसमें भारत के पास अपार संभावनाएं हैं, खासकर सौर ऊर्जा में। हमारे देश में साल के ज्यादातर दिन भरपूर धूप रहती है। राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों के विशाल बंजर इलाके बड़े बड़े सोलर फार्म लगाने के लिए आदर्श हैं। और पवन ऊर्जा का क्या?
मैंने हाईवे पर सफर करते हुए बड़ी बड़ी पवन चक्कियां देखी हैं। पवन ऊर्जा में तमिलनाडु देश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तमिलनाडु के लंबे तटीय इलाकों में साल भर तेज हवाएं चलती हैं, जो पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए बेहतरीन माहौल बनाती हैं। सौर और पवन के अलावा एक और ऊर्जा स्रोत है जो शक्तिशाली तो है पर थोड़ा विवादास्पद भी है, परमाणु ऊर्जा। हाँ, परमाणु ऊर्जा एक दुधारी तलवार की तरह है। यूरेनियम या थोरियम जैसे खनिजों की बहुत थोड़ी मात्रा से ये बेहिसाब बिजली पैदा कर सकती है। लेकिन इसके साथ परमाणु कचरे के निपटान और सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चिंताएं भी हैं। भारत ने इस तकनीक में काफी निवेश किया है और तारापुर महाराष्ट्र, कल्पक्कम तमिलनाडु और नरोरा यूपी में हमारे प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। तो हमने खनिजों से लेकर ऊर्जा तक एक लंबा सफर तय किया है। बिल्कुल। आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटना हो तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? मेरे हिसाब से 3 बड़ी बातें हैं। पहली, भारत का एक बड़ा हिस्सा, खासकर छोटा नागपुर पठार वाला इलाका, जिसमें ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ आते हैं, खनिजों का एक ऐसा खजाना है जो देश के औद्योगिक विकास की नींव है। बिल्कुल। दूसरी बात, हर खनिज किसी न किसी बड़े उद्योग से सीधे जुड़ा है। लोहा और मैंगनीज स्टील से, बॉक्साइट एल्यूमिनियम से, और चूना पत्थर सीमेंट से। सही। और तीसरी और सबसे अहम बात ऊर्जा के क्षेत्र में है। हम आज भी अपनी जरूरतों के लिए कोयले जैसे पारंपरिक स्रोतों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, लेकिन भविष्य का रास्ता साफ तौर पर सौर और पवन ऊर्जा जैसे गैर पारंपरिक स्रोतों की तरफ जा रहा है। ये बदलाव ही आने वाले दशकों में भारत की सबसे बड़ी कहानी होगी। तो ये थी भारत के खनिज और ऊर्जा संसाधनों की हमारी पड़ताल। ये साफ है कि ये सिर्फ जमीन के नीचे दबी चीजें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे विकास और हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। बिल्कुल सही। और आज की चर्चा के बाद एक सवाल सोचना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे जैसे भारत विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसकी ऊर्जा की भूख लगातार बढ़ रही है, तो वो इस बढ़ती जरूरत को पूरा करने और अपने पर्यावरण की रक्षा करने के बीच सही संतुलन कैसे बना पाएगा? क्या सिर्फ सौर और पवन ऊर्जा पर दांव लगाना काफी होगा, या हमें परमाणु ऊर्जा जैसे विकल्पों को भी खुले दिमाग से देखना होगा? इसका जवाब आसान नहीं है। ये वाकई एक बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है। इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।